मैंने तो अपनी इमिग्रेशन फाइल भी खुद की, सारा केस भी खुद प्रोसीड किया, लेकिन यहाँ कनाडा में कैसे लोग आके इतनी पीआर ले रहे हैं, हालांकि वो आ रहे हैं वर्क वीज़ा पर, स्टूडेंट वीज़ा पर, तो उसके बाद यहाँ पर आकर किस तरीके से वो अपनी पीआर एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं और कैसे उनकी पीआर हो रही है। सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा डे टू डे इंटरेक्शन होता है इस तरह के लोगों से, और वो बताते हैं कि हमारी पीआर हो गई, हमारे एप्लीकेशन में ये स्टेप था, आज कोई आईएलटीएस दे के आ रहा है, कोई सेल्फपिप दे के आ रहा है, उसके बाद बता रहा है कि अब मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, मुझे इनविटेशन टू अप्लाई आ गया, आईटीए आ गया, मैंने अप्लाई कर दिया है। और फिर बताते हैं कि अभी लेटेस्ट ड्रॉ ये निकला है, कट ऑफ पॉइंट ये निकला है, और उनमें से कोई भी फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के थ्रू या एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहा। वो लोग ज़्यादातर अप्लाई कर रहे होते हैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। तो क्या मैंने देखा कि कौन से प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू लोग अप्लाई कर रहे हैं और किसका सक्सेस रेट इतना ज़्यादा है, और बहुत से लोगों की पीआर होते मैंने देखी है यहाँ पर। तो उसी के बारे में आज की ये वीडियो है। अपना ज़ाती मुशाहिदा और ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूंगा, और उन लोगों से, क्योंकि मेरा डे टू डे इंटरेक्शन होता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आप लोग कौन सी वेबसाइट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो उन्होंने जो मुझे बताई आपके साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर भी कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझसे कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनानी हो, क्योंकि वो हेल्प करती है इस चीज़ में कि आपको यहाँ पर जॉब मिल सके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे होगी तो ही आपको यहाँ के अच्छे चांसेस हो जाते हैं जॉब मिलने के। तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन विदाउट फर्दर अडू, सबसे पहले इस वीडियो को आप थम्स अप दे दें, और वीडियो को अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन लोगों से मेरी बात हुई और कैसे उन लोगों की पीआर एप्लीकेशन प्रोसीड कर रही हैं और किस किस स्टेज पर हैं। तो जनाब जालिन है कहाँ से है, हाँ, फिलीपीन से है जलिन। उसकी बीवी यहाँ पर है स्टूडेंट वीज़ा पर, और उसके पास है ओपन वर्क परमिट जलिन के पास। तो जलिन ने अभी दिया है सेल्फपिप, और सेल्फपिप में उसका स्पीकिंग इतना अच्छा नहीं हुआ, और सेल्फपिप उसने इसलिए दिया क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, या आप आईएलटीएस दे सकते हैं इंग्लिश टेस्ट के लिए, या आप सेल्फपिप दे सकते हैं। तो उसने सेल्फपिप दिया। मैंने कहा आपने आईएलटीएस क्यों नहीं दिया? तो कहता है कि ज़्यादातर लोग मुझे सेल्फपिप देने का बोल रहे थे। अब वो क्योंकि है फिलिपीनी, उसकी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि फिलिपीनियों का आपको पता है कि ज़्यादातर फिलिपीनी ऐसे इंग्लिश बोलते हैं कि जैसे एफ को पी बोलते हैं, जैसे अगर फ्लैग होगा उसको प्लैग बोलेंगे, वो उनका नेचुरल इस तरह से है। तो कह रहा था कि मेरे बाकी रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग तो ठीक ठीक हो गए हैं, स्पीकिंग में, सेल्फपिप में इस तरह से था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इकट्ठे अपना अपना टेस्ट दे रहे थे, तो शोर भी था थोड़ा सा। तो कह रहा था मेरा स्पीकिंग के शुरू के 2-3 क्वेश्चंस के मुझे पता है मैंने आंसर्स इतने अच्छे नहीं दिए, तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं। मैंने कहा कि कितना पैसे कितने लगे हैं सेल्फपिप देने के? कहता है $300। तो बहरहाल $300 में से सेल्फपिप दिया। तो एक और ने आईएलटीएस दिया, शुभम ने, और वो कहता है कि उसका अच्छा आईएलटीएस हो गया, और शुभम का आईएलटीएस में आया है 9 में से 7.5। लेकिन वो कह रहा था कि इससे बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि स्पीकिंग में उसका 6.5 था, उसके अलावा मेरे ख्याल में उसका रीडिंग में 6.5 आया है, बाकी किसी में 8.5 आया है, किसी में शायद 8 आया, इस तरह से। तो बहरहाल वो कह रहा था क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर लेना चाह रहा था। कह रहा था मैं दोबारा अप्लाई करने वाला हूँ शायद आईएलटीएस के लिए। तो एक और है, उसका नाम है हेनरी, और वो आया है यहाँ से, ये मैक्सिको से, और मैक्सिको से आया। उसकी बीवी यहाँ पर जॉब करती है, और उसके पास भी यहाँ का ओपन वर्क परमिट है, तो उसने भी पीआर अप्लाई की हुई है। अब ये जितने हैं, एक है शुभम, एक है सिद्धार्थ, एक है क्या मैंने आपको पहले बताया था, जलिन। तो ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ओइम्प से। ओइम्प कहते हैं ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। तो इसके थ्रू अप्लाई किया है, और बहुत से लोग अब अप्लाई कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम से। वो कहते हैं कि पहले ये थी नहीं, अभी आई है, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं। तो करते क्या है कि यहाँ पर वो पहले एनरोल होते हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, चाहे मास्टर्स करें, चाहे जो भी उनका प्रोग्राम होता है। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि तमाम एजुकेशनल कोर्सेज, पहले ये था कि आपको उसके करने के बाद आपको वर्क परमिट मिलता था, लेकिन अभी
ये नई क्योंकि डेवलपमेंट्स आती रहती हैं और शराइत आती रहती हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से एजुकेशनल कोर्सेज हैं जो अगर आप कर सकते हैं या कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अच्छा वर्क परमिट मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं कि कौन से ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज हैं जो सस्ते में हो जाते हैं, कम ड्यूरेशन में हो जाते हैं, जिनके बाद वर्क परमिट भी मिल जाता है, तो नीचे कमेंट करें, तो आपके लिए मैं एजुकेशनल कोर्सेज वाली वीडियो भी बना दूंगा। तो बहरहाल अब हो ये रहा है कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जॉब्स ली हैं। जॉब्स मतलब ऑब्वियसली आपको कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे चाहिए होती है और आप अप्लाई करते हैं, नहीं तो आप ये यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं उनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग उनके थ्रू अप्लाई करते हैं, उनको वहाँ से भी जॉब्स मिलती हैं, तो वो अप्लाई करते हैं, उनको जॉब मिलती है। अब मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मिली हुई देखी है मैंने जॉब, तो अब उनके पास जॉब है। तो एक बार जब आप कनाडा में आते हैं तो आप यहाँ पर जॉब ले लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। उसकी वजह से आपका जो प्रूफ ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट होती है कि कितने पैसे आपको चाहिए कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए, उसमें भी रिलैक्सेशन हो जाती है। और दूसरा, जॉब आपकी लगी हुई होती है, वो उस जॉब की वजह से आप क्वालिफाई कर जाते हैं जो स्किल्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनमें, और आप दिखाते हैं कि आप यहाँ पर एम्प्लॉयबल हैं, आपने ऑलरेडी जॉब लेकर दिखा दी है, तो उसके आपको पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो बहुत से लोगों की चंद महीनों में पीआरस हो रही हैं, उसके बाद वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जितनों की मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद ओंटारियो में रहता हूं, तो ये लोग भी सब ओंटारियो में हैं, तो ये ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा ओंटारियो का तो होगा भी ज़्यादा कंपेटिटिव, तो उन लोगों ने क्यों नहीं सस्कैचुअन या अल्बर्टा वगैरह के प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई किया। कहते हैं कि वहाँ के प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई करने के लिए वहाँ पर होना ज़रूरी है। हम क्योंकि खुद ओंटारियो में हैं, तो हम ओंटारियो के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है, उसके थ्रू अप्लाई करते हैं ये लोग। यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, जॉब्स लेते हैं, उसके बाद अपनी पीआरस फाइल करते हैं और आईएलटीएस या सेल्फिप देते हैं, और फिर इनको इनविटेशन टू अप्लाई आता है, और फिर ये चलता रहता है इनका सिलसिला। और काफ़ी सारे अक्सर सुनने में आता है, आज मेरे रूममेट की पीआर होगी, आज उसके भाई की पीआर होगी, ये चीज़ यहाँ पर मैं कॉमनली सुनता रहता हूँ। तो ये सब लोग इस तरह से कर रहे हैं, मतलब कि डायरेक्टली फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम या एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करने की बजाय ये लोग प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड है एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेस एंट्री जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। और दूसरा ये कि एक बार जब इनकी प्रोविंशियल नॉमिनेशन हो जाती है, ये इनको पीआरस मिल जाती हैं, उसके बाद ये फिर एज स्किल्ड इमिग्रेंट्स फाइल करते हैं इन फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम आफ्टर बिकमिंग दैट, आफ्टर गेटिंग द प्रोविंशियल नॉमिनेशंस। तो ये इस तरीके से काफ़ी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब ये वो चीज़ें जो मैंने खुद यहाँ पर आकर ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि किस तरीके से लोग कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग ओइंप से कर रहे हैं, ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। उसकी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप लोग भी उसको चेक कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।